अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कुशिंग सिंड्रोम। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है। किडनी के ऊपर आपके पास जो है ये एड्रिनल ग्लैंड पड़े होते हैं। इनके 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल मेडुला होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के फर्दर 3 पोर्शंस होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा क्या कर रहा होता है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन। जोना फैसिकुलाटा क्या होता है, इसके अंदर हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल। फिर हमारा होता है जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, जो कि रिलीज़ कर रहा होता है क्या, हमारे पास सेक्स हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके एंड्रोजेंस वगैरह हैं, ठीक है। फिर जोना जो हमारे पास होता है एड्रिनल मेडुला, वो क्या रिलीज़ करता है, कैटेकोलेमीन्स रिलीज़ करता है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। कुशिंग सिंड्रोम में एक्चुअली जो हमारे पास हाइपर कॉर्टिसोलिज्म की एक केस होता है, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और कॉर्टिसोल कौन सा पोर्शन रिलीज़ कर रहा था, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जोना जो हमारे पास है फैसिकुलाटा, ठीक है। तो वो एक्चुअली वहाँ से ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा होता है। कुशिंग सिंड्रोम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस, वो रिलीज़ कर रहा होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर वो पिट्यूटरी को कहता है कि तुम रिलीज़ करो ACTH। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आगे एड्रिनल जो ग्लैंड होता है उसके कॉर्टेक्स के जो फैसिकुलाटा पोर्शन होता है वहाँ से निकलवाता है क्या, कॉर्टिसोल, ठीक है। जो कॉर्टिसोल होता है फर्दर अपने एक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। अब ये आपके पास नॉर्मल पाथवे है। अब ये होता है कि किसी ना किसी तरह हमारी बॉडी में कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, कॉर्टिसोल के लेवल ज़्यादा हुए होंगे। अब वो जो है ना 2 तरह से हो सकता है, या तो एक्सोजनस कॉजेज़ हो सकते हैं या एंडोजनस हो सकते हैं। एक्सोजनस में क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम बाहर से ही जो है ना स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ठीक है। अंदर हमारी बॉडी में कोई मसला नहीं है, मसला हमारे अंदर है कि हम जो है ना बाहर से स्टेरॉइड्स ज़्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो है एक्सोजनस, एक्सोजनस हमने पढ़ लिया। दूसरा ये है कि एंडोजनस, एंडोजनस क्या है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही कोई मसला है। जो हमने पाथवे पढ़ा है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसके अंदर कोई मसला है। क्या मसला हो सकता है कि हाइपोथैलेमस CRH ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, या पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ACTH ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, या एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो अपना कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है। तो 3 तरह से प्रॉब्लम हो सकती है ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस में प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, या तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि ज़रूरी नहीं है ये तीनों ही हमारे ख़राब हों। हमारी बाकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो भी कभी कभार एक्टोपिक ACTH की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ पिक्चर शोइंग यू द एक्सोजनस, कि जिसमें ये बाहर से स्टेरॉइड्स ले रहा था, उसके अंदर कुशिंग सिंड्रोम हो गया। दिस इज़ अ पिक्चर शोइंग यू कि एंडोजनस का फर्स्ट हमारे पास कॉज के हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है, ACTH ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। एंड दिस इज़ द पिक्चर शोइंग यू कि आपके पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है और कुशिंग सिंड्रोम हो रही है। एंड दिस इज़ द पिक्चर शोइंग यू कि आपके पास जो है एक्टोपिक प्रोडक्शन हो रही है ACTH की, फॉर एग्जांपल लंग कार्सिनोमा है तो उसके केस में हमारे पास कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ACTH ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, एंड अल्टीमेटली कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारे पास जो है ना क्या हो सकता है, मतलब कि जो है पिट्यूटरी में क्या हो सकता है प्रॉब्लम। तो ये वुमेन में ज़्यादा कॉमन होता है और यंग एज में ज़्यादा ये कुशिंग सिंड्रोम कॉमन होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है ना जिसकी वजह से ACTH ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो ACTH प्रोड्यूसिंग माइक्रोएडिनोमास हो सकते हैं, या कॉर्टिकोट्रॉफ्स जो हमारे सेल्स हैं जिन्होंने हमारे पास एक्चुअली प्रोड्यूस करना है कॉर्टिसोल ACTH, वो हमारे पास ज़्यादा उसका हाइपरप्लेसिया हो गया, ठीक है। या टॉपिक में हमारे पास क्या हो सकता है कि स्मॉल लंग कार्सिनोमा हो सकता है, या हमारे पास जो है कार्सिनोइड ट्यूमर्स हो सकते हैं, या हमारे पास मेडुलरी कार्सिनोमास हो सकते हैं थायराइड के। उन केसेस में क्या होता है कि एक टॉपिक प्रोडक्शन होती है ACTH की, या न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं जो CRH ज़्यादा रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली कुशिंग सिंड्रोम होगा। इसके अलावा आपने याद रखना है एड्रीनल का क्या मसला हो सकता है, एड्रीनल एडिनोमा हो सकता है, एड्रीनल कार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। कि प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेसिया हो जाए हमारे, वो ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम होगा, जिसमें क्या होगा कि ACTH का कोई मतलब ACTH की कोई गलती नहीं है, ACTH अपनी नॉर्मल अमाउंट में था, लेकिन जो एड्रिनल एडिनोमा या एड्रिनल कार्सिनोमा की वजह से वहाँ से ज़्यादा जो है कॉर्टिसोल रिलीज़ होना शुरू हो गया, तो इसको हम ACTH इंडिपेंडेंट जो है ना कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम।
और इसका बायोलॉजिकल हॉलमार्क क्या होगा कि ऐसे पेशेंट्स में जब हम देखते हैं तो जो कॉर्टिसोल होता है उसका लेवल ज़्यादा हुआ होता है और फीडबैक इनहिबिशन की वजह से क्या होता है ACTH का लेवल कम हुआ होता है। तो ये इसका बायोलॉजिकल हॉलमार्क है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी है मॉर्फोलॉजी, उसमें हम क्या देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी में अगर पिट्यूटरी में कोई मसला है कि पिट्यूटरी के अंदर कोई एडिनोमा है, पिट्यूटरी में कोई, जैसे हमने देखा कि कॉर्टिकोट्रॉफ सेल हाइपरप्लेजिया हो सकता है या ACTH प्रोड्यूसिंग माइक्रो एडिनोमास हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो नॉर्मली सेल्स थे जो ACTH प्रोड्यूस कर रहे थे, उनका जो अपीयरेंस होती है ना वो ग्रैनुलर होती है और वो बेसोफिलिक होते हैं, ठीक है, हाईली बेसोफिलिक होते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनके अंदर ना इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं ACTH प्रोड्यूसिंग सेल्स में, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रैनुलर अपीयरेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह जो है वो होमोजेनस अपीयरेंस आ जाती है। और जो नॉर्मली जो बेसोफिलिक थे उनका बेसोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक भी लॉस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, वो सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास पिट्यूटरी में प्रॉब्लम आती है। फिर हम देख लेते हैं कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर जो है कोई ट्यूमर है, एडिनोमा है, ठीक है, उसके अंदर फिर क्या प्रॉब्लम आती है। मतलब डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया हो गया हमारे जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स का, तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। उसके लिए आपके पास ये फिगर है बुक की बहुत ही अच्छी बनी हुई कि डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। उन्होंने दिखाया हुआ है कि पहले एड्रीनल ग्लैंड देखें कितना छोटा सा है, उसके बाद क्या हो रहा है दूसरी पिक्चर में, अब देखिए यहाँ पे कितना वो हाइपर प्लास्टिक हो गया, डिफ्यूजली हाइपरप्लेजिया हो गया हुआ है। इसके अलावा इसका कलर नोट करें कि आपको येलो नज़र आ रहा है और नोड्यूलर नज़र आ रहा है, ठीक है, और नोड्यूलर नज़र आ रहा है, येलो और नोड्यूलर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जब एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होता है ना, तो इसमें क्या होता है, डिफ्यूजली हाइपरप्लास्टिक हो जाता है, नोड्यूलर हो जाता है और येलो कलर अपीयरेंस देता है। येलो कलर इसका क्यों होता है, क्योंकि इसमें ना लिपिड रिच सेल्स होते हैं, लिपिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये वैक्यूलेटेड अपीयरेंस भी देता है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हम एक्सोजनस हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ रहे हैं तो वो ACTH की सप्रेशन कर देते हैं और उसकी वजह से जो ACTH की सप्रेशन होती है तो हमारा जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है वो तो थिकन रहता है, मतलब उसकी नॉर्मल थिकनेस रहती है। लेकिन जो बाकी होते हैं ना, जोना फैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, क्योंकि वो हमारे पास स्टिमुलेट हो रहे होते थे ACTH से, अब ACTH कम हो गया तो उसकी वजह से वो फिर क्या हो जाते हैं, उनकी कॉर्टिकल एट्रोफी हमें नज़र आती है। और ये कॉर्टिकल एट्रोफी किस केस में नज़र आती है, जब हम एक्सोजनस जो है ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहे होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है कि जो प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया है ना, उसमें ये होता है कि हमारे पास इसमें भी यही होगा कि एड्रीनल जो है उसका हाइपरप्लेजिया हुआ होगा, तो हमें मैक्रो और माइक्रो नोड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। और इसमें आपके लिए ये वाली फिगर उन्होंने दिखाई हुई है कि प्राइमरी पिगमेंटेड नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया हुआ है। ये देखें, ये आपके पास एड्रीनल ग्लैंड है, इसके अंदर क्या बने हुए हैं, नोड्यूल्स बने हुए हैं, पिगमेंटेड नोड्यूल्स हैं। इनका कलर देखें कैसे ब्लैकिश हुआ हुआ है। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें लाइपोफस्किन पिगमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये सेल्स होते हैं जिनके अंदर हमें जो है वो लाइपोफस्किन पिगमेंट मिलता है। तो ये आपके पास केस होता है किसका, प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया का। फिर आ जाता है फंक्शनल एडिनोमास एंड कार्सिनोमास, कि जब हमारे पास जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स का कोई एडिनोमा है या कार्सिनोमा है तो उसमें हमें क्या नज़र आएगा, ठीक है। बाहर से जब हम देखते हैं तो हमें वेल डेवलप्ड कैप्सूल मिलते हैं, जैसे कि आपके पास फिगर है, ये आपके पास दिखाया हुआ है इन्होंने फंक्शनल एडिनोमास या कार्सिनोमास का, कि यहाँ पे आपके पास ये जो है कैप्सुलेटेड है, वेल कैप्सुलेटेड है, वेल डिमार्केटेड है और इसका कलर येलो हुआ है। और माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो ये आपको नज़र आता है, जिसमें ये जो है वैक्यूलेटेड सेल्स आपको नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि लिपिड एक्यूमुलेशन हुई हुई है, ठीक है। और न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म हमें नज़र आता है। जो कार्सिनोमास होते हैं वो एडिनोमा से लार्जर होते हैं और इनमें नॉन इनकैप्सुलेटेड मैसेज होते हैं, इनका वेट भी ज़्यादा होता है, ये एनाप्लास्टिक भी ज़्यादा होते हैं, मेलिग्नेंट के फीचर्स भी इनके अंदर ज़्यादा होते हैं। बस जो है पिट्यूटरी में मैंने आपको बता दिया कि क्रूक हाइलैंड चेंज नज़र आएगा आपको, जिसमें एक्चुअली ACTH प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर चेंज आ रहा था। इसके अलावा मैंने आपको एक्सोजनस का बता दिया कि एक्सोजनस ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपको जो है कॉर्टिकल एट्रोफी नज़र आएगी। डिफ्यूज़ हाइपरप्लेजिया के लिए आपने 20.35 वाली फिगर याद रखनी है, जिसमें वो येलो कलर का हुआ था लिपिड एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है। और जो प्राइमरी कॉर्टिकल हाइपरप्लेजिया है उसके लिए आपने 20.36 फिगर याद रखनी है, जिसमें पिगमेंटेड नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया था और लाइपोफस्किन पिगमेंट मिल रहा था हमें, ठीक है। और इसके अलावा जो फंक्शनल एडिनोमास एंड कार्सिनोमास हैं उसके लिए आपने 20.37 फिगर याद रखनी है, जिसमें एडिनोमास में कैप्सुलेटेड होगा, येलो कलर का होगा,
ठीक है। और आपको जो है वो अंदर अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो आपको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स नज़र आएंगे बिकॉज ऑफ द लिपिड्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है कार्सिनोमास जो होंगे ऑब्वियसली उनके एनाप्लास्टिक फीचर्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके क्लिनिकल फीचर्स को ब्रीफली देख लेते हैं कि नॉर्मली जो आपका कॉर्टिसोल होता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं आपको पता है। तो उसके फंक्शंस होते हैं कि वो हमारी ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर ये ज़्यादा करता है, ठीक है। मेमोरी फंक्शन जो होता है उसको ये मतलब हमारी मेमोरी जो होती है ना उसको ये इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। लेकिन ये 3 चीज़ें जो है सप्रेस करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ये सेरोटोनिन को डिक्रीज़ करवाता है, ये डिक्रीज़ करता है सेंसिटिविटी टू पेन, ठीक है। अब इनके ही फंक्शंस को देखते हुए है ना हमने इसके देखना है कि एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल से क्या होगा, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल से सबसे पहले वही बता रहे हैं कि हाइपरटेंशन होगी बिकॉज ये क्या करवाता है कि सोडियम वाटर रिटेंशन करवाता है, वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से वेट गेन इसलिए होता है बिकॉज एक्चुअली हमारे पास होता है ना इसमें एडिपोज टिश्यूज़ की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज़ की ऐसी ब्रेकडाउन होती है कि जो हमारे पास एडिपोज टिश्यू होता है ना वो ब्रेक तो होता है लेकिन जो दूसरी बॉडी की साइड्स होती हैं लाइक ट्रंक वहाँ पे जाके ये जो है ना एडिपोज फैट्स एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रंकल ओबेसिटी स्टार्ट हो जाती है, मून फेस हो जाता है, बफलो हम्प हो जाती है क्योंकि जो फ़ैट होती है वो जाके नेक और बैक पे जाके एक्यूमुलेट स्टार्ट हो जाती है होना, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि ये मसल्स की जो मास होता है उसको कम करता है बिकॉज उसमें जो प्रोटीन्स की जाना होता है, प्रोटीन्स ने एक्यूमुलेट होना होता है मसल्स में, उसको स्ट्रेंथ मिलनी होती है, उसको वो कम करता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब मसल मास का कम हो जाएगा तो प्रॉक्सिमल लिम्ब वीकनेस फील होगी पेशेंट को। इसके अलावा याद रखना है कि इंसुलिन के लेवल को कम करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाएगा, इसकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा कि सेकेंडरी डायबिटीज़ हो जाएगी पेशेंट को, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लाइकोजीरिया हो जाएगा, पोलीडिप्सिया, ठीक है, डायबिटीज़ के साइंस आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ये क्या करता है, ये कोलेजन को लॉस करवाता है, ठीक है। तो जब कोलेजन लॉस हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो स्किन होगी उसका सबक्यूटेनियस टिश्यू लॉस हो गया, थिन हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी और वहाँ पे हमें स्ट्राया नज़र आएंगे, ब्रूज्ड हो जाएगी ईजिली। थोड़ी सी भी इंजरी होगी तो साथ ही वो स्किन जो है वो ब्रूज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो बोन होती है उसकी भी ये ऑस्टियोप्रोसिस करवाता है जिसकी वजह से ईजिली बोन फ्रैक्चर हो जाती है बिकॉज ये कैल्शियम को जो है उसमें से जो है वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी इसके डाइवर्स इफेक्ट्स होते हैं, ये रिजॉर्प्शन ऑफ बोन करवाता है कॉर्टिसोल, ठीक है। अब ये आपके पास जो है फिगर है, ये आपके पास पर्टिकुलरली जो है ऑस्पी की भी पिक्चर आ सकती है कि ये आपके पास कुशिंग सिंड्रोम का एक पेशेंट है जिसके फेस को देखे जैसे मून फेसेस हुई हुई है, ट्रंकल ओबेसिटी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। पीछे अगर हम देखें ना तो बफलो हम्प नज़र आएगी और दरमियान में देखिए सेंट्रल ओबेसिटी है और एब्डोमिनल स्ट्राया आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि कोलेजन की लॉस हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और ये इम्यून सिस्टम को जब सप्रेस करेगा तो ऑब्वियसली बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस के चांसेस हो जाएंगे। हिर्सुटिज़म ये करवाता है, हिर्सुटिज़म क्यों होता है बिकॉज जो हमारे होते हैं ना एल्डोस्टेरोन जो तीसरा जोना रेटिकुलरिस वाला काम था, ठीक है, मतलब जो जोना रेटिकुलरिस था उसने जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ करवाने थे उसके ऊपर भी जो है वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है ना ACTH का, तो उसकी वजह से उसके भी इफेक्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, हिर्सुटिज़म हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी, साइकेट्रिक सिम्टम्स आएंगे, ऑब्वियसली मैंने बताया कि सेरोटोनिन के लेवल को ये कम करता है तो मूड स्विंग्स आएंगी, डिप्रेशन होगा, ठीक है, साइकोसिस हो जाएगी पेशेंट को। और इसके अलावा ये भी याद रखना है जो ACTH होता है ना जब वो रिलीज़ होता है तो साथ में मेलानिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज़ होता है, तो उसकी वजह से जब ACTH ज़्यादा होगा तो साथ में जो MSH होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से स्किन एक्टिविटी ज़्यादा हो, स्किन पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स की जो स्किन होती है उसमें हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है। अब ये है कि जो हमारे पास होते हैं ना वो बता रहे हैं कि लैब डायग्नोसिस में क्या होगा कि जब ऐसे पेशेंट्स का जिनमें ACTH का लेवल ज़्यादा होगा मीन्स दैट उनकी पिट्यूटरी में से ज़्यादा ACTH रिलीज़ हो रहा है या एक्टोपिक ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स के जो यूरिन होता है उसमें भी ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो आ रहे होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको जो है जिनको एड्रीनल ट्यूमर्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा लेकिन ACTH कम होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपने डिस्टिंग्विश करना होता है कि ये कुशिंग सिंड्रोम एड्रीनल की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है या पिट्यूटरी की वजह से या एक टॉपिक, ठीक है। तो उससे आप लैब डायग्नोसिस आप इसको पता लगा लेते हो
कि जो हमारे पास है पिट्यूटरी की इन्वॉल्वमेंट, उसमें ACTH जो है वो ज़्यादा होगा, और जो हमारा एड्रीनल की इन्वॉल्वमेंट होगी तो ACTH कम होगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द कुशिंग सिंड्रोम।